हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की हलचलों पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि ये जो धरातल है हमारा, ये निरंतर क्रियाशील रहता है, इन पर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो धरातल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं, इनको हमने दो भागों में बांटा था, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत हम दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों पर चर्चा कर चुके थे और आकस्मिक शक्तियों पर हम अगले विषय के अंतर्गत हम यहाँ पर चर्चा करेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। अब यहाँ पर जो दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियां हैं, इन दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों में महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियों पर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं कि ये जो महाद्वीप निर्माणकारी जो शक्तियां हैं, इनमें मूवमेंट किस प्रकार का होता है और उस मूवमेंट को कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पर्वत निर्माणकारी जो शक्तियां हैं, उनके अंतर्गत ये जो तनाव और संपीड़न की प्रक्रिया है, इसमें से हम तनाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि तनाव क्या होता है और तनाव की तीव्रता के कारण से जो भ्रंश उत्पन्न होते हैं, वो भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, उस पर हम चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं इसी पर्वत निर्माणकारी शक्ति के अंतर्गत संपीड़न के बारे में कि संपीड़न क्या होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि संपीड़न के कारण से वलन उत्पन्न होते हैं, तो ये वलन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम आज चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं, सबसे पहली बात कि हम जो संपीड़न की बात करते हैं, इस संपीड़न के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब भी कोई जो धरातलीय भाग एक दूसरे की ओर जब खिसकते हैं आंतरिक हलचलों के कारण से, तो इनके अंतर्गत जो बीच में जो भी भाग होता है, यहाँ पर दबाव पड़ने के कारण से इस पर इस प्रकार से मोड़ यहाँ पर पड़ जाते हैं। तो ये जो मोड़ पड़ते हैं, अर्थात भूगर्भिक शक्ति के द्वारा जो ये क्षैतिज संचलन होता है, इसके कारण से भूपटलीय शैलों में ये जो लहरदार मोड़ पड़ते हैं, इस प्रकार से ये जो लहरदार मोड़ पड़ते हैं, इन मोड़ों को ही हम वलन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो भाग है, इस प्रकार से ये जो मोड़ पड़े हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? वलन के नाम से जानते हैं। वलन के अंतर्गत चट्टानों का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, जिसे कि हम अपनति कहते हैं। जैसे कि ये भाग जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? अपनति। अर्थात ये इस प्रकार से उठा हुआ भाग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अपनति। इसी प्रकार कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिनति के नाम से जानते हैं। अर्थात वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको हम अपनति एंटीक्लाइन, और जो नीचे धंसा भाग होता है, उसे हम अभिनति अर्थात सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। जब यही प्रक्रिया बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत होती है, तो एक वृहद अपनति के अंतर्गत ही, इस प्रकार से एक वृहद अपनति के अंतर्गत ही कई सारे छोटे छोटे अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं, तो उसे हम समपनति के नाम से जानते हैं। और जब एक वृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती हैं, तो उसे हम समपनति के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चट्टानों के अंदर लहरदार मोड़ पड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वलन के नाम से जानते हैं। और ये जो भाग हमें दिखाई देते हैं, ये वलन की भुजाओं के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो हम इसी रूप में हम बात करेंगे कि ये वलन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि धरातल पर जब भी आंतरिक शक्तियों के कारण से संपीड़न की प्रक्रिया होती है, तो ये संपीड़न की प्रक्रिया समान रूप से नहीं होती है, और समान रूप से नहीं होने के कारण से विभिन्न प्रकार के मोड़ पड़ते हैं। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उन्हें अलग अलग भागों के अंदर बांट करके पढ़ते हैं, जो यानी कि अलग विभिन्न प्रकार के वलन बनते हैं। और उन वलनों को सामान्यतः 10 प्रकारों के अंतर्गत बांटा गया है। इनमें सबसे पहली बात आती है, वो आता है सममित वलन। सममित वलन का अर्थ यह हुआ कि जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप से होता है, अर्थात ये दोनों भुजाएं इस प्रकार से हों, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजाओं का ये जो झुकाव हमें दिखाई दे रहा है, ये वलन की एक भुजा और ये वलन की दूसरी भुजा, तो इनका झुकाव जब समान रूप से होता है, तो उसे हम सममित वलन के नाम से जानते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड हम उसको कहते हैं। यही दूसरे प्रकार का होता है, उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्विट्जरलैंड का जैसे जूरा पर्वत है, वो सममित वलन का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार आता है, उसे हम कहते हैं असममित वलन। असममित वलन का अर्थ यह हुआ कि जब वलन की एक भुजा तो
सामान्य झुकाव वाली होती है, वहीं दूसरी जो भुजा होती है वह असमान झुकाव वाली इस प्रकार से हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। असमान झुकाव हो तो उससे बनने वाला जो वलन होता है उसको हम असममित वलन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो आता है जिसको कि हम कहते हैं मोनोक्लाइनल फोल्ड अर्थात एक दिग्नत या एकनत वलन। ये एकनत वलन का मतलब ये हुआ कि जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली होती है, इस प्रकार से एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली हो और दूसरी भुजा उस पर लंबवत हो जाती है, तो उस प्रकार के वलन को हम एकनत वलन अर्थात मोनोक्लाइनल फोल्ड के नाम से जानते हैं। चौथा प्रकार जो आता है वलन का वो इसी प्रकार से आता है जिसे हम कहते हैं आइसोक्लाइनल अर्थात समनत वलन। समनत वलन में कि जब क्षैतिज दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक ही ओर मुड़ जाती हैं, इस प्रकार से कि दोनों भुजाएं ये इस प्रकार से एक भुजा और ये दूसरी भुजा भी इसी प्रकार से मुड़ जाती हैं, तो उस प्रकार के वलन को हम क्या कहेंगे? समनत वलन के नाम से जानते हैं। अब जब समनत वलन का निर्माण हो गया या यूं कहें एकनत वलन का निर्माण हो गया और फिर भी जैसे यहां पर हम बात कहें कि यहां पर फिर भी संपीड़न जारी रहता है, तो ये समनत वलन के अंतर्गत परिवर्तित हो जाती हैं। और फिर भी यदि संपीड़न जारी रहता है तो उस समय पर दोनों भुजाएं इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो उस प्रकार के वलन को हम परिवलित या श्यान वलन के नाम से जानते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड के नाम से हम उसे जानते हैं। अर्थात जहां पर वलन की दोनों भुजाएं इस प्रकार से एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो उसे हम परिवलित वलन के रूप में जानते हैं। यहां पर हम इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया संपीड़न की तीव्रता पर निर्भर कर रही है कि जब संपीड़न सामान्य होता है तो उस वक्त सामान्य स्थिति के अंदर दोनों ओर से यदि समान दबाव पड़ता है तो सममित वलन का निर्माण होता है। एक ओर सामान्य और दूसरी ओर थोड़ा सा तीव्र दबाव पड़ता है तो असममित वलन का। इसी प्रकार जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर समकोण हो जाती है तो एकनत वलन का निर्माण होता है। वहीं जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के लगभग समानांतर होने की स्थिति में आती हैं तो उसे हम समनत वलन कहते हैं। और जब वलन की दोनों भुजाएं संपीड़न की तीव्रता के कारण से एक दूसरे इस प्रकार से समानांतर हो जाती हैं तो उसे हम परिवलित या श्यान वलन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद भी यदि संपीड़न जारी रहता है तो उस स्थिति के अंतर्गत फिर और हमें प्रक्रिया दिखाई देती है जिसको हम पहले यहां पर बात कर लेते हैं ओवरथ्रस्ट या ओवरटर्न फोल्ड की। कि जब मान लीजिए इस प्रकार से यहां पर अगर हम देखें तो ये जो स्थिति हमें यहां पर दिखाई दे रही है कि जब परिवलित वलन का निर्माण हो गया, इस प्रकार से दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और उस समय पर भी अत्यधिक फिर गति होती है, क्षैतिज गति होती है, तो उसके कारण से वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा इस पर क्या हो जाती है? उलट जाती है। तो उस प्रकार से बनने वाले वलन को हम प्रतिवलन या अधिक्षिप्त वलन के नाम से जानते हैं। ओवरथ्रस्ट फोल्ड के नाम से हम इसे जानते हैं। ये स्थिति हम यहां पर देख सकते हैं कि जब जहां पर संपीड़न बहुत तीव्र गति से होता है, जैसे कश्मीर में जब पीर पंजाल श्रेणी है वहां पर हमें इस प्रकार के प्रतिवलन के उदाहरण बहुत सारे दिखाई देते हैं कि चट्टानों का एक प्रकार तो इस प्रकार है और चट्टानों का दूसरा प्रकार इस प्रकार उल्टा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, तो उस स्थिति में बनने वाले वलन को हम प्रतिवलन के नाम से जानते हैं। अब यदि ये प्रतिवलन का निर्माण हो गया, अब प्रतिवलन का निर्माण होने पर भी यदि संपीड़न जारी रहता है, दबाव जारी रहता है, तो ये वलन की जो एक भुजा है ये टूट करके किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे ये यहां पर थी, ओरिजिनली ये यहां पर थी, लेकिन ये अब यहां से टूट करके ये किसी और जगह पर स्थानांतरित हो जाती है। तो उस प्रकार की भुजा को हम क्या कहते हैं? ग्रीवाखंड के नाम से जानते हैं। यानी कि वलन की ये जो भुजा है वो टूट करके दूसरे प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है, दूर चली जाती है, तो उस प्रकार के वलन को हम ग्रीवाखंड कहते हैं। और जब ये टूटी हुई भुजा पास में ही किसी दूसरी चट्टान पर चढ़ जाती है तो उसे हम स्वस्थानिक के नाम से जानते हैं, ऑटोक्थनस के नाम से हम उसे कहते हैं। और जब वलन की यही भुजा टूट करके दूर चली जाती है, काफी अधिक दूरी पर चली जाती है, तो उस प्रकार
से बनने वाले ग्रीवाखंड को हम एलोप्थनस के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि ये जो प्रतिवलन है या जो ग्रीवाखंड है, इसके उदाहरण हमें उन्हीं जगहों पर दिखाई देते हैं जहां पर सामान्यतः संपीड़न अधिक होता है। और जैसे कि हिमालय पर्वत के अंतर्गत, चूंकि ये संपीड़न की तीव्रता से बना है, इसके कारण से हमें इसके उदाहरण यहाँ पर अत्यधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो आता है पंखाकार वलन की, कि जब संपीड़न और भी चलता रहे, अधिक समय तक चलता रहे, तो इस प्रकार से एक वृहद भाग जो है इस प्रकार से उठ करके मेहराब के समान ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से बनने वाले जो वलन होते हैं, इस वलन को हम पंखाकार वलन के नाम से जानते हैं। अर्थात जब संपीड़न की क्रिया बहुत लंबे समय तक चले, तो उसके कारण से जो इसका मध्यवर्ती भाग है, ये मेहराब के समान ऊपर उठ जाता है और उसके निकट मोड़ बन जाते हैं। तो बनने वाला वलन जो होता है वो पंखाकार वलन कहलाता है, क्योंकि इसकी आकृति पंखे के जैसी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने वलन के विभिन्न प्रकारों पर बात कर रहे हैं। तो अगला जो वलन आता है, उस वलन को हम कहते हैं खुला वलन। ये जो खुला वलन आता है, इस खुले वलन के अंतर्गत कि जब वलन की दो भुजाओं के बीच में कोण जो होता है, इस प्रकार से दो भुजाओं के बीच में कोण जो हो रहा है, इन दो भुजाओं के बीच में ये जो कोण है, यदि ये 90 डिग्री से ज्यादा किंतु 180 डिग्री से कम होता है, अर्थात अधिक कोण बनता है, तो उसे हम खुला वलन कहते हैं। वहीं जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच में न्यून कोण बनता है, अर्थात 90 डिग्री से कम कोण यदि बनता है, तो उस प्रकार के वलन को हम क्लोज फोल्ड या टाइट फोल्ड के नाम से, अर्थात बंद वलन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वलन के जो 10 प्रकार हैं, चाहे वो सममित वलन हो, असममित वलन हो, एकनत वलन हो, समनत वलन हो या प्रतिवलन हो, उसके साथ साथ परिवलित वलन है, चाहे वो नापे या ग्रीवाखंड है, पंखाकार वलन, खुला वलन और बंद वलन। तो इस प्रकार से हमारे को ये वलन के विभिन्न प्रकार यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो ये हमने देखा कि संपीड़न की तीव्रता के कारण से वलन जो है ये विभिन्न प्रकार के बनते हैं, जिन्हें कि सामान्यतः 10 विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बांट करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने, इस टॉपिक के अंतर्गत, अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत हमने दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों पर और दीर्घकालीन आंतरिक शक्तियों में महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी शक्तियों की जो विभिन्न गतिविधियां हैं या विभिन्न उदाहरण जो हैं, विभिन्न प्रकार जो हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। तो अगले विषय पर हम, जो इसी से संबंधित है, पृथ्वी की हलचलों में, चाहे वो आंतरिक शक्तियों के रूप में ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में हम बात कहेंगे, या बाह्य शक्तियों में हम अपक्षय और अपर्दन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उन पर हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।